हेलो एंड वेलकम टू आवर शो ऑन बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं डॉक्टर अमजद यू मिर्ज़ा। मेरे साथ अर्बन वॉरफेयर के एक्सपर्ट जनाब समरतूर साहब हैं और डॉक्टर प्रदीप कुमार जो कि जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पीएचडी हैं, जर्मनी में रहते हैं। तो आज हम बात जो है वो करना चाहते हैं इस हवाले से कि इस वक्त जो अ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग हो रही है और उधर अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग हो रही है, ऐसी सूरत हाल में जो ईरानियन बलूचिस्तान है उसकी आज़ादी और पाकिस्तानी कब्जे वाले बलूचिस्तान की आज़ादी और इस तरह से ग्रेटर बलूचिस्तान बनाने के इम्कानात जो है वो क्या रोशन हो चुके हैं। तो इस हवाले से मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दे देता हूँ आज की, और जिसमें आपको बलूचिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है उससे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर है। एक नई ऑर्गेनाइजेशन का नाम उभर कर सामने आ रहा है, परवेज अर्बन वॉरियर्स। और ये दावा किया जा रहा है कि परवेज अर्बन वॉरियर्स या PUW जो है ये बेसिकली रिपब्लिकन बलोच गार्ड्स की मिलिट्री विंग है। जैसे BLA की मजीद ब्रिगेड है, इस तरह से ये रिपब्लिकन बलोच गार्ड्स की मिलिटेंट विंग है, उनकी आर्मी का विंग है। और इन्होंने कल अटैक किया है मुख्तलिफ इलाकों में और वहाँ पे इन्होंने 35 पाकिस्तानी फौजी जो है वो हलाक करने का दावा किया है। इसके अलावा उन्होंने मिलिट्री और गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस पर भी हमला किया है और इन्होंने बैरिकेड्स भी लगाए हैं जिसको हम नाकाबंदी कहते हैं। और इस दौरान जो है वो उन्होंने स्नैप चेकिंग भी की है। एक खबर जो है वो आज आई है कि बसीमा के इलाके पतग में बलोच कर्मचारियों की बड़ी तादाद ने नाकाबंदी कर रखी है और स्नैप चेकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा झलमक्सी में भी ढाडर पर जो है वो सड़क बंद कर दी गई है। मोला के इलाके में FC और बलोच कर्मचारियों के दरमियान झड़प हुई है जिसमें काफ़ी फौजी हलाक हुए हैं, लेकिन उनकी एग्जैक्ट तादाद का अभी तक हमें कंफर्मेशन नहीं है। कहा जाता है कि FC एहलकार जो है अपनी गाड़ी और लाशें छोड़कर भाग गए। इसके अलावा अवरान के इलाके मशके में फतेह वल्द शहदाद की जबरी गुमशुदगी हुई थी। ये ड्राइवर थे और 13 जनवरी 2026 को इन्हें गिरफ्तार किया गया था। वो अपनी गाड़ी में मुसाफिर लेकर जा रहे थे तो उनकी जो है अब मसख शुदा लाश मिली है, जिनको 13 जनवरी को लापता किया गया था। खुशाब में बड़ी सख्त लड़ाई हुई है, दो पाकिस्तानी फौजियां गाड़ी तबाह हुई हैं और कई फौजी हलाक हुए हैं। लेकिन एक दफ़ा फिर हलाकतों की तादाद जो है अभी तक हमारे पास उसका फिगर नहीं है, लेकिन इस झड़प में 7 जो है बलोच कर्मचार उनकी शहादत का भी जिक्र किया जा रहा है। जैसा मैंने अर्ज किया, परवेज अर्बन वॉरियर जो हैं RBG की झैली अस्करी तंजीम, वो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कई दिनों से हमले कर रहे हैं। सिब्बी में थानों और सरकारी इमारतों पर बलोच कंट्रोल कायम हो चुका है। सिब्बी में बलोच फौज दाखिल हो चुकी है और शाहराहों पर नाकाबंदी की है, फौजी साजो सामान जब्त कर लिया है और थाने के जो पुलिस स्टेशन पे जो अहलकार थे उनको गिरफ्तार भी किया है। लूनी रोड और नाड़ी गाच रोड पर इस वक्त नाकाबंदी जारी है। एक्सक्यूज मी। इसके अलावा जो है वो और भी कई जगहों के ऊपर हलाकतें, टोटल जो है 58 हलाकतें पिछले 24 घंटों में सिर्फ बलूचिस्तान में हुई हैं। उधर जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग है उसमें पाकिस्तान ने इस जंग को गजब लिल हक का नाम दिया है। अफगानिस्तान Yeah. में भी एक नाम दे दिया है इस जंग को और उन्होंने इसे वो नाम मैंने यहाँ लिखा था, भी आ जाएगा।
बहरहाल इसके अलावा ईरान में भी जंग हो रही है, आपको पता ही है, वहाँ पे भी शदीद जंग है। और आप ये भी जानते हैं कि किस तरह से जो है वो इस वक्त ईरान में एक बहुत बड़ा क्राइसिस डेवलप हो गया है। सवाल एक ही है, और सवाल ये है कि क्या ईरान की जंग और अफगानिस्तान की जंग से क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी पैदा हो रही है कि ईरान के मकबूजा बलूचिस्तान और पाकिस्तान के मकबूजा बलूचिस्तान में ऐसी जंग हो जो इन दोनों को यूनाइट करे और एक ग्रेटर बलूचिस्तान का जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर हो सके। मैं चाहूँगा सबसे पहले तो कि मेजर समरतूर साहब से इस हवाले से गुफ्तगू की जाए कि वो कैसे देख रहे हैं इस पूरे खित्ते में जो इस वक्त जंग का एक सीन है उसको। सर देखें, पहली चीज तो ये बहुत बड़ी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है, क्योंकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को फ्री एड देने से मना कर दिया है। अब वो इन्हें शर्तों के मुताबिक एड देंगे, ये आज क्लियर हो चुका है। तो पाकिस्तान इज इन डायर क्राइसिस, क्योंकि पाकिस्तान के पास तेल के रिजर्व नहीं है उनके पास। दे हैव नॉट केटर्ड फॉर इट, एंड वो अब खड़े पैर मांग रहे हैं, क्योंकि ईरान से जो भी तेल स्मगल हो रहा था वो स्मगलिंग ना के बराबर हो गई है। और अभी 10 दिन पहले इंडिया की 3 नेवल शिप्स ने इलीगल जो तेल जा रहा था पाकिस्तान ईरान से उसको रोका है। और ये पूरे रीजन की जो इंटरनेशनल वाटर्स की जो अभी सिक्योरिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडियन नेवी के पास है। ये भी अभी पिछले महीने ही इन्होंने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी थमाई है, जो इंटरनेशनल मैरिटाइम पेट्रोलिंग एंड कमांड एंड कंट्रोल है। कहाँ तो की? ये गल्फ ऑफ एडन, पूरा मिडिल ईस्ट एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये पूरा एरिया से लेके पूरा इंडियन ओशन, ये इंडियन नेवी की एक्टिव ड्यूटी दी हुई है। हमारी चांस आई थी कि पेट्रोलिंग एंड सिक्योरिटी किसने देना। ड्यूटी दी है ये सर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर एवरी नेशन हैज अ रोटेशन चांस, जिसके अंदर हर एक नेशन की नेवी को रोटेशन बेसिस पे यहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है फॉर मैनेजिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेफ्टी एंड रेस्क्यू ऑफ एनी मैरिटाइम एलिमेंट्स इन दिस होल एरिया। कोई हादसा हो जाए, कोई पायरेट्स एंटी पायरेट ऑपरेशंस करने हो, तो यहाँ पे इंडियन नेवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी फिलहाल टू कैरी दिस आउट। तो हमने ये 3 टैंकर्स को कॉन्फिस्केट किया, अमेरिका को इंफॉर्मेशन दी, यूएन को इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने उसे अभी कॉन्फिस्केट कर लिए ये 3 बोट्स। एज अ रिजल्ट पाकिस्तान में अभी ऑयल की किल्लत है, एंड दिस वाज अनअकाउंटेड फॉर। क्योंकि जब तहकीकात की, सवाल जवाब किया, तो कोई अश्योरिटी नहीं आ रही थी कि ये किसके पास लेके जा रहे हैं। सो इट वाज अनअकाउंटेड फॉर। तो देखिए सर, हर जगह प्रॉब्लम है, बट एक चीज ईरान ने वेरी वेरी क्लियरली बोला है कि ऑल टैंकर्स अदर देन वेस्टर्न, ये अमेरिकन एंड इजरायली टैंकर्स को छोड़ के, दे सेड कि ऑल अदर टैंकर्स आर अलाउड टू पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अच्छा, आपके लिए ये आया है मैसेज के अंग्रेजी में बात ना करें, ये किसी ने दिया है मैसेज? तो फिर हम क्या कहते हैं, हिंदी में बात कर लेते हैं कि हाँ। जो बयान दिया है वो ये बयान दिया है ईरान ने कि सिवाय अमेरिकी और इजरायली जो शिप है, उन किश्तियां, उनकी आवाजाही पे रोक लगेगी। बाकी किसी भी मुल्क के जितने भी टैंकर्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। तो एक चीज तो तय हो गई है कि जो ट्रैफिक है वो तो इन्होंने ईरान ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि अदर देन द वॉरिंग साइड्स। नंबर 1। नंबर 2, अब सर देखें, ये जो अभी फाइटिंग चलेगी, देखें ये जब तक ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं शुरू होगा तब तक कोई डिसाइसिव चीज नहीं होने वाली है। हम्म। तो आने वाले समय में
ये वेस्टर्न ईरान की साइड, ये सर अलग से जो कर्ड्स हैं, जो कुर्दिस्तान के जो फाइटर हैं, कर्डिश मिलिशिया, केडीपीआई, पीजेए के, ये सब सीआईए इनको आर्म कर रही है, सीआईए तैयार कर रही है। फिर एक है सलास ए बाबाजानी, तो ये सारी जो है, केडीपी है, मुस्तफा हिजरी, तो ये सारे लीडर्स हैं, वॉरलॉर्ड हैं, ये वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ ईरान में तैयार हो रहे हैं, बल्कि तैयार हो चुके हैं, इन्हें पैसे दे दिए हैं, इन्हें इक्विप कर दिया है। और ये मिलिशिया जो कुर्दिस्तान की मिलिशिया है, जो कि सीरिया और जो बॉर्डर ऑफ टर्की और सीरिया में स्थित है, और ईस्टर्न इराक वाली साइड है, जिसको सदाम हुसैन ने गैस किया था, गैसिंग द कर्ड्स, तो ये कुर्दिस्तान के फाइटर तैयार हो गए हैं टू एंटर इनटू ईरान। और इनको ये शर्त पे मनाया गया है कि ये एंटर जो इनटू आएंगे, इराक और ईरान, ईरान, ये इराक अच्छा के ठीक है, बॉर्डर पे हैं, बॉर्डरिंग लेफ्ट साइड पे ईरान, ऊपर टर्की, थोड़ा सा हिस्सा सीरिया का, और दाहिनी साइड पूरा ईरान है। तो बेसिकली ईरान में एंटर करने के लिए इनकी मदद ली जाएगी सर। और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं आपको एक मैप भेज रहा हूं, आप ये मैप थोड़ा दर्शकों को दिखाएं, ताकि इन्हें समझने में थोड़ी आसानी हो सर। तो सर देखें, अब मैं आपको मैप अभी थोड़ी देर में शेयर करके बताता हूं। अब जो ईस्टर्न साइड है, इसमें अब एंटी शिया एलिमेंट कौन है? जैशे अदल। तो जैशे अदल हो गया, फिर आईएसकेपी हो गया, और फिर जो बाकी लश्कर के ग्रुप है, लश्कर तैयबा, जैशे मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन, तो अलग अलग जो इनके टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, ये इनको तैयार कर रहे हैं। ये इन्वेजन के तौर पे ये जाएंगे, और इनके साथ पहले ही सीआईए ने बात की हुई है। बट द कैच इज, जो बलूचिस्तान के साथ जो फाइटर्स हैं, जिनके साथ कह रहे हैं कि सीआईए सलाह मशवरा और बात कर रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान का एरिया भी काफी ज्यादा है और टैक्टिकली भी लोकेटेड है बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ऊपर से इसमें इट इज रिसोर्स रिच, इसमें जो रेयर अर्थ मिनरल्स जो आसिम मुनीर ने दिखाए थे, वो बलूचिस्तान के ही इलाके में है। तो बेसिकली आई थिंक सीआईए ज्यादा तवज्जो बलूचिस्तान फाइटर और इनकी आउटफिट्स को देंगे, उनको पैसे देंगे, इनको इक्विप और रीऑर्गेनाइज कराएंगे टू एंटर इनटू ईरान। और ऊपर से काफी इलाका जो ईरान का है, इट इज ऑलरेडी मतलब सेटल्ड बाय दी बलूच पीपल, काफी लोग उस इलाके में रहते हैं। सिस्तियां करके है, तो सिस्ती जो पूरा सिस्तान है, तो वो पूरा का पूरा बलूच डोमिनेटेड है। तो दिक्कत क्या आ रही है कि जो बलूच फाइटर है वो, और फिर जो जैशे अदल जो आईएसआई की प्रॉक्सी है, वो हो गया, जैशे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये सारे जो लश्कर वाली ग्रुप्स है, इनको कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, और पाकिस्तान को इसमें क्या मतलब नुकसान हो सकता है, खासकर अगर बलूचिस्तान की जो फाइटिंग फैक्शंस हैं उसको ज्यादा तवज्जो दिया, तो उससे क्या होएगा, पाकिस्तान का इंटरेस्ट हर्ट होगा। फिर एक इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान की भी बात काफी, मतलब ऑटोनॉमी मिल सकती है बलूचिस्तान को, अगर उन्होंने आगे बढ़ चढ़ के अमेरिकन को इस लड़ाई में मदद की फॉर इन्वेजन ऑफ ईरान बाय ग्राउंड। तो पाकिस्तान अभी बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन में है, बट इट इज ओपनली डिप्लॉइंग इट्स आर्टिलरी ऑन टू दी पाकिस्तान ईरानियन बॉर्डर, और वो फुल सपोर्ट दे रहा है अमेरिकन को फॉर कैरिंग आउट देयर ग्राउंड ऑपरेशंस। ग्राउंड ऑपरेशंस का जो इन्फिल्ट्रेशन है बेसिकली, उसको अकोमोडेट कर रहा है पाकिस्तान। सो आई सर्टनली फील कि पाकिस्तान इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कोalition, जो कि अमेरिका, इजराइल और अब पाकिस्तान भी फैसिलिटेट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग देयर मिलिट्री एंड आर्टिलरी
फॉर मेकिंग वे, वो रास्ता बना रहा है ताकि जितने भी फाइटर जाएंगे, जो एंटी शिया फाइटर है, वो जब दाखिल होंगे तो ये किसका सामना करने वाले हैं? आईआरजीसी का। फिर फितामियून ब्रिगेड है, जेनबियून ब्रिगेड है। ये सारी वो ब्रिगेड है जो आईआरजीसी और ईरानियन रिजीम ने तैयार की थी टू काउंटर पाकिस्तान एट द बॉर्डर। इसलिए पाकिस्तान और ईरान के बीच काफी प्रॉब्लम्स रही हैं, क्योंकि ठीक ये है, फैक्शन आपस में लड़ते रहते थे। ठीक ठीक है। है। इसमें जैश ए अदल का काफी ज्यादा रोल रहा है, विच इज बैक्ड बाय आईएसआई। तो देखिए सर, आने वाले टाइम में अगर तो सब कुछ ठीक चला तो एवरीथिंग शुड बी गुड, बट जहां तक मैं देख रहा हूं, अगर बलूचिस्तान ने बढ़ के सपोर्ट दिया तो बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो जाएगा फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, हमारे साथ एंडी खान साहब अमेरिकन एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन है इनका लेकिन ये अमेरिकन हैं, तो उन्होंने भी ज्वाइन किया। आप अपना कैमरा ऑन कर लें प्लीज, एंडी खान साहब। एंडी खान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही? सर आई थिंक बिकॉज ऑफ जी डॉक्टर साहब, सिक्योरिटी आवाज आ रीजन रही है? जी वो जी जी। अपनी शक्ल नहीं दिखाना है, बिकॉज हालात ऐसे बने हुए हैं सर। सो आई नहीं थिंक नहीं दैट इज हो रहा है, ऐसी बात नहीं कि वो आई एम अपनी ड्राइविंग। शक्ल नहीं दिखाना चाहते, नहीं ऐसी नहीं, आई एम बात नहीं ड्राइविंग है। एट द मोमेंट, सो अच्छा, वो दैट्स व्हाई द गाड़ी चला कैमरा रहे इज हैं, गाड़ी चला आई रहे हैं, जस्ट वो जॉइन शक्ल बैक सर, गिव दिखाने मी से 2 मिनट। ये वो शक्ल दिखाने से डरने वाले नहीं है। एंडी खान साहब बड़े बहादुर हैं। एंडी खान साहब, कैसे देख रहे हैं, क्या ग्रेटर बलूचिस्तान बनने जा रहा है? ईरान के ऊपर इतना बड़ा हमला हो गया, अगर बलोच इस वक्त अमेरिका की मदद करें ईरान में डिस्टेबलाइज करने के लिए मजीद, तो क्या आप कैसे कैसे देख रहे हैं जनरल सिनेरियो को, प्लीज? डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि बहुत दिनों से ये 5 दिन से जंग चल रही है और 5 दिनों से इसे मिसकैलकुलेट किया जा रहा है कि ये जंग क्यों हो रही है। ठीक आई है। सी इट इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट एंगल। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, लेट्स गो बैक 1 ईयर। एक मुल्क को शौक हुआ था कि जी हमास का और इसराइल का सीज फायर हम करवाएंगे। चैंपियन बने थे वो ह्यूमन राइट्स के। मगर उनके ऊपर जब इसराइल से अटैक हुआ तो वो अमेरिका जो उन्हें ये कहता है कि वी विल प्रोटेक्ट यू एट एवरी कॉस्ट, वो उस अटैक को नहीं रोकता। तो उसके बाद एक और जीसीसी का मुल्क उठता है और वो कहता है कि जी यूक्रेन और रशिया का सीज फायर हम करवाएंगे, हम इनका तस्फिया करवाएंगे, यहाँ बिठा के मुज़ाकरात करवाएंगे अपने मुल्क के अंदर। कुछ लोग अपनी औकात से कुछ ज्यादा बाहर निकल गए थे। या एब्सोल्यूट। कुछ मुल्क जो है वो अपनी टूरिज्म, अपनी एनर्जी के पैसे के ऊपर, मतलब क्या है इनके पास, तेल और टूरिज्म के अलावा कुछ और है? दे हैव नथिंग एल्स। यहीं से ठीक पैसा है। कमा रहे थे ना, और अपनी दौलत के ऊपर ये इतने पागल हुए थे कि ये दुनिया के मसाइल हल करने चले थे, ये यूएनओ को रिप्लेस करने जा रहे थे, ये अमेरिका को और ग्लोबल हेजेमनी जो यूएस की है उसको रिप्लेस करने जा रहे थे। नतीजे में क्या हुआ है? ईरान के ऊपर जब अटैक हुआ तो रिटालिएट ईरान ने किसके ऊपर किया है? क्या अमेरिका के जहाज डुबो दिए? इसराइल के प्लेन गिरा दिए उन्होंने? नहीं सर, पहली जो वेव आई है वो जीसीसी कंट्रीज के ऊपर आई है। बेसिकली यू लुक एट इट, ये जंग शुरू इसलिए की गई कि ये जो खित्ता है मिडल ईस्ट, ये थोड़ी सी तबाही देखे, इसकी थोड़ी सी इकोनॉमी डाउन हो, ताकि इन्हें इनकी औकात पता चले। ये वहां उंगली करनी बंद करें जहां ये उंगली कर रहे थे। एंड इट विल इवेंचुअली बिकम अ रीजनल वॉर। जो ये शुरू से बात कही जा रही थी कि इट विल बिकम अ रीजनल वॉर, इट विल इवेंचुअली बिकम अ रीजनल वॉर। ये कूदेंगे अरब मुल्क इसके अंदर। और ईरान ने पहले दिन कहा था कि अरबों को इसमें आना है, आ जाएं, दे वांट टू जंप इन, दे कैन कम इन। तो ये इस रीजन को डिस्टेबलाइज करने के लिए शुरू किया गया प्रोसेस। इसमें खासकर ईरान को हिस्सों में तकसीम कर देंगे,
क्या शाह के दौर में सीस्तान आजाद था? जरा बताइएगा मुझे। हम्म, जिसके बेटे को आज वापस लाने की बात की जा रही है, उसके बाप ने क्या किया सीस्तान के अंदर? Right. थोड़ी सी बहुत हिस्ट्री जाके देखें ना। तो बहुत क्या, कत्लेआम किया उसने। हाँ, तो क्या रजा शाह पहलवी का बेटा जब वापस आएगा तो वो सीस्तान को आजाद कर देगा? वो उन्हें आजादी दे देगा, उन्हें कहेगा जाओ अलग हो जाओ। और जहां तक कुर्दों की बात है, टोटल तादाद कितनी है डॉक्टर साहब? 29 मिलियन। 2 करोड़ 90 लाख कुर्द हैं पूरी दुनिया के अंदर। 3 करोड़ मुश्किल थे। Yeah. और जिस वक्त सीरिया की गवर्नमेंट फॉल हुई थी बशर अल असद की, उस वक्त जरा देखिए, इसराइल चैंपियन बन के आया था ह्यूमन राइट्स का कुर्दों के लिए, तो क्या तुर्की को रोक लिया था? डिड दे स्टॉप टर्की? धमकी उन्होंने जरूर दी थी, मगर एक भी एयर रेड रोक नहीं पाए। ठोका है तुर्की ने जो है वो टिका के ठोका है इनको, तुर्की ने, कुर्दों सर को। 3 और महीने आज भी पहले कर एक रहे हैं, वीडियो आई थी सरेंडर की, कुर्दों आज की। भी कर रहे हैं। हाँ, आज भी कर रहे हैं। क्या सीरिया चाहता है कि उसका वो जो हिस्सा कुर्दिस्तान का है वो निकल जाए उनके हाथ से? क्या इराक जाने देगा? जो करंट इराक में गवर्नमेंट बैठी हुई है, जिसको मालकी को लेके आए थे, वो आज गले पड़ा हुआ है। Hmm. क्या वो जाने देगा? तो सर ये बहुत सारे जो है ना, वो इस तरह के इवेंट्स किए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन, नॉन स्टार्टर ऑपरेशन स्टार्ट किए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इनस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए। इनसे होता कुछ नहीं है। सर, तो ये इंस्टेबिलिटी क्यों पैदा करना चाहते हैं? उससे क्या इनको फायदा है? ग्रेटर इसराइल सर, द IMAC एंड गोल इज ग्रेटर इसराइल। आईमैक, द न्यू मिडल ईस्ट। कितनी दफा आपको वो नक्शा यूएनओ के अंदर जाके नेतन्याहू दिखाए? और अभी ये जंग शुरू होने से 2 दिन पहले नफ्ताली बेनेट का बयान आ गया है। Hmm. वो कहता है जी नेक्स्ट इज टर्की, कल जो तो उसके रास्ते में खड़ा हुआ। कल ड्रोन भी गए हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि साइप्रस के ऊपर जो ड्रोन गए हैं, अब उसका रैकेज उठा के वो कह रहे हैं कि जी ये तो ईरानी है ही नहीं, इट केम फ्रॉम समवेयर एल्स, एंड देयर आर CIA पीपल हु आर सेइंग इट्स टू क्लोज टू द होम, इट्स टू क्लोज टू इट्स CIA टू क्लोज टू द हाउस। बिल्कुल ठीक बोला। सर एक अच्छा इंडिपेंडेंट कंट्री है CIA, वो चलती सर, फिरती है, दिखती कहीं सर नहीं है। सुन ले ना, सुन ले। उसके बाद जी 2 मिसाइल फायर हो गए हैं फ्रॉम समवेयर टुवर्ड्स टर्की। ये क्या करने की कोशिश हो रही है? टू स्टार्ट द थर्ड वर्ल्ड वॉर। सर मैंने आपके प्रोग्राम के अंदर एक जमाने पहले एक थ्योरी दी थी, द एज ऑफ एम्पायर वाली, जी जी, और मैंने बिल्कुल आपको जो कुछ प्रिडिक्ट किया था कि आपको वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल तब ऐसे जिस ही वक्त है। एम्पायर्स फॉल होती हैं, जिस वक्त गिर रही होती हैं, उस वक्त एम्पायर्स 2 चीजों की तरफ भागती हैं। एक, वो होता है पॉपुलिज्म, कि ये इन्हें बचा लेगा। वो पॉपुलिज्म ने बचाता नहीं है, फिर एम्पायर्स बड़ी बड़ी गलतियां करती हैं। तो आप आपके मजे ख्याल की में बात अमेरिका देखिए, ने ईरान अगर पे हमला आप करके इसको, गलती की है? सर ये तो वक्त बताएगा कि किसने कितनी बड़ी गलती की है। मैं इसके ऊपर भी ज्यादा बात नहीं करना चाहता, मगर इफ यू लुक एट इट, स्टार्टिंग फ्रॉम यूक्रेन, रशिया, इट्स ऑल कनेक्टेड, इट्स ऑल कनेक्टेड। अगर रशिया इस वक्त यूक्रेन में एंगेज ना होता तो ये जंग हो रही होती? मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब देते। आप लोग नहीं हो मुझसे रही होती। बहुत ज्यादा काबिल और अक्लमंद हैं। तो मुझे ये बताइए कि अगर रशिया यूक्रेन वॉर हो रही होती तो ये ईरान की जंग स्टार्ट होती? हाँ। अच्छा, ये वेनेजुएला के सदर को जो आपने उठाया है पजामे में, तो ये भी ईरान के पेट्रोल का ये सोच के इधर जंग होगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगी, पेट्रोल क्राइसिस होगा, तो चलो वेनेजुएला का सदर उठाओ और वहां से हम $40 पर बैरल के हिसाब से तेल लेंगे। डॉक्टर साहब, उस पूरे ऑपरेशन के ऊपर 40 बिलियन लग गया है वेनेजुएला के ऊपर ना। Right. द होल मिलिट्री बिल्डअप टू ऑल द वे 40 बिलियन खर्च हो गया। 1 बिलियन का तेल ही है, 960 बिलियन का है अब तक। Yeah. हाँ, वी आर स्टिल रनिंग इन लॉस ऑन दैट ऑपरेशन। लेकिन सस्ते में छूट गया अमेरिका। तेल तो उधर से आ रहा है अमेरिका को। अमेरिका तो सर बिल्कुल ऐसे कर रहा है जैसे 5 जी। दिन हुए लड़ाई को लगे हुए, हाँ जी। पर डे $1 बिलियन का लॉस जा रहा है।
पर No, डे। sir, it's costing us. किसका लॉस जा रहा है, नाम भी तो बताइए। It's going to यूएसए cost. का। है जी? No. ज्यादा है, समर साहब, ज्यादा है. It's costing us 10 billion a week. Right. Right. भाई You are ये not estimate, calculating it, right? It's costing us 10 billion a week. हाँ, ये फिगर जो है, वेस्ट एशिया की जो जंग है, इसमें सिर्फ टूरिज्म की मद में 56 बिलियन डॉलर्स का नुकसान का सामना हो रहा है। सालाना 367 बिलियन डॉलर की टूरिस्ट इंडस्ट्री जो है, ये मिडिल ईस्ट की या वेस्ट एशिया कहते हैं, वो तबाह हो गई है। 3 लाख से जायद जो है वो बरतानवी शहरी यूएई में फंस गए हैं, और यूएई में छुट्टियों की बुकिंग के लिए मनसूखियां, कैंसलेशंस हो रही हैं। लोग जो अपार्टमेंट बुक करते हैं 1 वीक के लिए या 10 दिन के लिए, तो ऐसी 8,450 से ज्यादा बुकिंग जो है वो सिर्फ मार्च में कैंसिल हुई हैं। तो इकोनॉमिक तो इसका बहुत है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि देखें, बलूचिस्तान में जो लोग लड़ रहे हैं, क्या अगर सिस्तान बलूचिस्तान के लोग अमेरिका का साथ देने पर रजामंद हो जाएं ईरान के से जंग में, तो क्या ग्रेटर बलूचिस्तान के कोई चांसेस नजर आते हैं आपको, एंडी खान साहब? सर, इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट किसके साथ खड़ी है, रजा शाह किसके साथ खड़ा हुआ है, ये दोनों लोगों को देख लीजिए कि इनकी लॉयल्टीज किधर हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि बलूचिस्तान बनना है अभी कि नहीं बनना. right. इट्स अ लॉन्ग वॉर सर. मैं बलूचिस्तान के लिए हमेशा से ये कहता हूँ कि ये बहुत लंबी जंग है. इट्स नॉट अ शॉर्ट वॉर. डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने अभी तक अपने ओपनिंग कमेंट्स ही नहीं उनका हम ले सके। तो डॉक्टर साहब, ये सारी सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं प्लीज, और अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज आपके पास है हाँ तो जी, वो हाँ भी जी। आप शेयर करें। नहीं, मैं थोड़ा सा एडी खान साहब की जो बातें हैं उनमें 2 एक चीज ऐड करूंगा। एक तो जी उन्होंने जो एस्टिमेट अभी बोला था, वो यहाँ पर ओपनली यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इसको EZB बोलते हैं, उनके होम पेज पे है कि 11 बिलियन का हर वीक इस वॉर से, जो 5 दिन, ये 3-4 दिन चल रही है ईरान और यूएस के अंदर, उसका नुकसान हो रहा है। उन्होंने उसको थोड़ा सा एलेबोरेट भी किया है कि बहुत सारी जो सिर्फ सिर्फ ऑयल इंडस्ट्री को नुकसान नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस भी जो हैं जो रुक गए हैं, ट्रांसपोर्ट भी रुक गया है, और इसमें एम्प्लॉयमेंट भी रुक गई है। जब आपका सामान सारी कंट्रियों में रुक जाता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है, कटार है, ये इनके पास, इन्होंने पता कर लिया है कि हमें कुछ सालों में तेल खत्म हो जाएगा, तो ये टूरिस्ट इंडस्ट्री के साथ साथ एक इंडस्ट्री भी लगा रहे हैं, जो वेस्टर्न यूरोप के बहुत सारे कंट्री यहाँ पर बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और यहाँ के लोग वहां जाके काम कर रहे हैं। मेरे कुछ कुलीग हैं जो वहां पर सीमेंस की तरफ, जब मैं वहां काम करता हूँ तो मैं रिटायर हो गया हूँ, तो वो वहां पर फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए ये एक एडिशन है छोटा सा। और दूसरा, जो यूरोपियन मिलिट्री थिंक टैंक है जो म्यूनिख में बैठा हुआ है, उसने आज अपने बयान में ये बोला है, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि ईरान के पास जो चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम था, MQ जो नाइन। HQ9 था, वो हाँ। तीसरी बारी फेल हो गया। पहले वो सिंदूर में फेल हुआ, फिर वो वेनेजुएला में फेल हुआ, और अब ईरान में फेल हो गया ना। उसका लिखा हुआ इन पाकिस्तान एंड देन ईरान, चाइनीज एयर डिफेंस लुक लाइक ए पेपर टाइगर, ये उनका स्टेटमेंट आया आज ना। तो उसको उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान का तो चाइना ने मुंह बंद कर दिया कि तुम सोशल मीडिया में खत्म करो, हमारा हमने इसको भेजा ही नहीं। आज जो चाइना का एम्बेसडर है जेरूसलम में, वो ये बोल रहा है कि हमने ईरान को ये दिया ही नहीं, सिस्टम ही नहीं दिया, ताकि उनको पता है कि ये जो हमने इतना डब्बा मचाया हुआ था, ढोल बजा रहे थे कि ये पैट्रियोट के मुकाबले में ये वो एक कार्टन हाउस की तरह नीचे गिर गया। दूसरा, जो बलूचिस्तान की तरफ से, ह्यूमन राइट की तरफ से एक जो बयान आया है कि पाकिस्तान के एयर अटैक की वजह से करीबन 66,000 फैमिलीज को डिस्प्लेस होना पड़ा, तो वो भी कहाँ? इसको बलूचिस्तान में ही, अफगानिस्तान में ही, उनके जहां जहां उनको अटैक किया, तो उन लोगों की सेफ्टी के लिए उनको अपने वहां से मूव करना पड़ा। ये एक जो पाकिस्तान की बदमाश रिजीम है, उसका यही काम है, सिविलियन को मारना और ये सब बोलना ना। और उसके बाद
जो बातें एडी खान साहब ने बोली हैं, मैं उसमें 2-3 ऐड करता हूँ। पूरी दुनिया जब उक्राइन की वॉर थी रशिया के साथ, तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल लॉ उसने तोड़ दिया, इंटरनेशनल लॉ को अवॉइड किया है। मैं आपको 2-3 चीज़ें याद दिला दूँ कि ये इंटरनेशनल लॉ जो है ना, ये इन्होंने अपना खुद ही बनाया हुआ है। जब रशिया का और यूक्रेन का था, तब ये इनकी ज़ुबान जो थी वो नीचे तक आ गई थी, आप उससे फर्श भी साफ कर सकते हैं। इतनी लंबी इन्होंने ज़ुबान निकाल ली थी। ये ह्यूमन राइट, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन ये। अरे जब अज़रबैजान ने अटैक किया था आर्मेनिया के ऊपर, टर्की का वेपन लेकर, तब इनका कहाँ था, इनकी 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 मोरालिटी। एक उन्होंने सिटी का सिटी, शहर का शहर जो अपने अंडर कर लिया और लोगों को बोला कि तुम कल बाहर यहाँ निकल जाओ, जो नगोर्नी बारका बहुत खूबसूरत जगह है देखने वाली, उसको निकाल दिया। तीसरा जो है, ये बिल्कुल अपनी जुबान मुंह में दही डाल के बैठे हैं। जब टर्की ने इराक के बॉर्डर के ऊपर कोबाना शहर है, मेरे बहुत सारे वर्कर जो थे वो कोबाना शहर से आते थे, वो टर्की वाया टर्की से आते, उनको नजदीक पड़ता था। उसमें 350 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया टर्किश आर्मी ने अपने अंडर किया हुआ है। आज तो कोई बोला है, किसी ने यूएनओ में आवाज निकाली है? और चौथा जो है, एंडी साहब चले गए लगते हैं, मैं उनकी एक नहीं, वो बात को मैं सुन रहे हैं, नीचे बैठ के सुन रहे हैं, वो हाँ, ड्राइव कर रहे हैं ना। हाँ, अच्छा, अच्छा। जी तो जी। एक एक उनमें एक बात उनकी बिल्कुल ठीक है। ये बनाया-बनाया खेल है। इसमें जो न्यूट्रल थिंक टैंक्स हैं, ये बोलते हैं कि अमेरिका को इंडिया की और चाइना की तरक्की पे बहुत अफ़सोस है। ये एक वर्ल्ड पावर बनती जा रही है। इंडिया थोड़ा-सा इस तरफ चला गया, डेमोक्रेटिक है, अच्छी फायर पावर है, तो उसकी नहीं तरफ नहीं हिम्मत सर, मत। दिस इज फैसिलिटेटिंग आईमैक विल कम टू इंडिया ओनली। या दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, दैट्स तो इज़राइल हाँ, तो को। ये रॉन्ग अजम्पशन है कि इंडिया की तरक्की से दिक्कत हो रही है। नो, इट इज अ फैसिलिटेशन टू आवर फ्यूचर इकोनॉमिकल ग्रोथ। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट मेजर साहब। वो कहते हैं कि जब भी स्टेट डिपार्टमेंट यूएसए में डिस्कशन होती है, तो वो बोलते हैं इस एरिया में 2 ही डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, एक इज़राइल और एक इंडिया। I2 बोलते हैं इनको। इनको उन्होंने मिलाना है, ताकि ये 2 कंट्री जो हैं इसकी अपना बिज़नेस भी समझ करें, और ये इन सब ये जो खुतों पे चढ़ने वाले हैं, इन पे राज करेंगे। तीसरी जो मैं अभी अपनी बात छोटी करूँगा, अभी ये खुर्दिस्तान की आपने बात की है। टर्की कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिकन जो हैं वो खर्द को वेपन दें और वो लड़ें। उनको अपने खर्दिस्तान से बहुत खतरा है। 70 साल से वो खर्दियों को मारते आ रहे हैं। मेरे 4 खर्दी एम्प्लॉयड थे। एक मेरा दोस्त है, उसकी वाइफ हमारे यहाँ आती, शी इज अ लॉयर। वो कहती है बड़े बड़े शहरों में, आंकरा में अपने आप को खुर्द कहना भी एक बहुत बड़ा पाप है। पकड़ लेते हैं, गली मार देते हैं। और दूसरा, जो सीरिया में खर्द बैठे हैं, उनको उन्होंने, जो सीरिया का जो जो जिसके ऊपर 10 मिलियन की बाउंटी थी, उसको सबने एक्सेप्ट कर लिया कि चल तू बड़े भाई, तू नहा धो के आया, सूट पहन लिया, तू बहुत अच्छा धार्मिक आदमी बन गया। वो खर्दियों को वहां मार रहा है। जो खर्द हैं, मुझे लगता है, मेरी अपनी एनालिसिस है, मे बी आई एम रॉन्ग, यू कैन करेक्ट मी, खर्द कभी भी अमेरिका के साथ मिलके हथियार नहीं उठाएंगे। उन्हें पता है कि ये हमारी मौत है। या तो वो गारंटी चाहेंगे कि वी वांट एयर पावर, वी वांट रियली गुड वेपन्स एंड गुड ट्रेनिंग, एंड देन वी कैन एंटर। और चौथा मेरा पॉइंट, जो एंडी साहब का बोला था, उसको मैं और एलेबोरेट कर दूंगा। जो बलूचिस्तान है ईरान का, उसकी आबादी बहुत कम है। इट इज अराउंड अबाउट 2 and 3% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। और उनके पास भी कोई बड़ा मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं है। उनका जैश आदिल जो है, वो एक बहुत छोटी सी कंटिजेंट है। अच्छा, वो अमेरिका के हाथ में क्यों आएंगे? अमेरिका वाले तो पाकिस्तान की हेल्प कर रहे हैं। तो वो, उनको पता है कि जियो डिप्लोमेटिकली कैसे चलती है और हमें इसके अंदर कैसे रहना है। दे आर दे आर गुड फाइटर्स, दे कैन फाइट वेरी वेल। वो इंतजार ये कर रहे हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का एस्केलेट हो जाए, फिर हम अपनी तरफ से अपने बलूची भाइयों की हेल्प करेंगे। ये डॉक्ट्रिन जो है, इसको मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक ये एक सीखा सिखाया तो नहीं है, लेकिन इसको आप कह सकते हैं कि इज अ नीड ऑफ आवर। तो वो आप जब कंबाइन करेंगे और अफगानिस्तान उनका साथ देगा, देन द बलूचिस्तान की जो फाइट है, जो बहुत देर से चल रही है, इट शुड बी देन शॉर्टन टू सम वे। या ये बिल्कुल खत्म नहीं होगी। और इसको दूसरी नजर से भी देखा जाए कि बलूचिस्तान को इस वक्त, बलूचिस्तान का हाथ ऊंचा है।
एंड उनको वो एक और फ्रंट नहीं खोलना चाहेंगे कि हमारे जो भाई बहन है वो ईरान में फुट सोल्जर बन के एक रेगुलर आर्मी के साथ लड़े। जो रेगुलर आर्मी है, आपको मालूम है 24 में उन्होंने 111 बंदों को फांसी लगाई थी। दैट इज 11% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ईरान। तो उन्हें मालूम है कि हमने हमने सर पे कफन जब तब बांधेंगे जब हम पता होगा पक्का कि बस अब हमारे आगे जो है वो जीत है। ये मेरा एनालिसिस है जो मैंने इन ठीक कुछ है। घंटों के में आपको पेश करने की कोशिश की है। और ठीक है। इसमें ये लड़ाई जो है अभी, लास्ट पॉइंट, ये लड़ाई जो अभी हो रही है, आज देखिए एंडी साहब ने बोला था ना, जो एक एक नाम मैं दे देता हूँ, कटर का नाम लेता हूँ। कटर बहुत बड़ा दानी ज्ञानी बन के बैठा था कि मैं इज़राइल और उसकी सुलह करवाता हूँ, है ना? वो आके बैठे थे, कहाँ गया? कटर वही कंट्री है जिसने $6 बिलियन एवरी ईयर गिवन टू हमास, लड़ने के लिए टनल्स की उन्होंने उसको उनकी टेक्नोलॉजी दी है। इजिप्ट से सामान आता था, ये सब मिले हुए हैं। हैं? और जब इनके पास हमास के आके 2 बम पड़े, तो इन्होंने अमेरिका को बोला जी हम कैसे, एकदम से दूर हट गए। कहते जी नहीं, हमास को हम नहीं चाहते। लेकिन तूर साहब, लेब आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक म्यूट है आपका। जी आप सॉरी, ये जारी रखिए। आप वो देखिए। कॉन्सुलेट उड़ा दिया था जिसके अंदर हाँ, आईआरजीसी और बि हमास के लीडर मरे थे। 2 राइट। बिल्डिंग्स पे मारा था, जिसमें बिल्कुल, एक में बच गए और एक बिल्डिंग में मारे गए, 6 लोग थे। और उसी वक़्त इन्होंने अपने बयान चेंज कर दिए। पहले तो ये अलाइज़ थे ना ईरान के। ईरान के एलाइज थे, उनके साथ मिलके हूटी और उसके साथ हमास तब और हिजबुल्ला। अब इनकी कहाँ गई दोस्ती? ना, तू कौन मैं कौन भैया। जैसे पीछे पिछवाड़े में 2 बम लगे तो कहते जी आओ अमेरिका वाले हमारी हेल्प करो, ये करो। ये एक बिल्कुल अच्छी तकरीब है अमेरिका की, अरब के लोगों को इतना डाउन कर देना कि ये फिर खोतों पे चढ़ जाएं और बोले कि हाँ जी हमारी हेल्प करो, 4 बंदे यहाँ से 4। लेकिन ये हिस्सा कुछ ज़्यादा बढ़ इन्होंने बहुत वेल्थ इकट्ठी कर ली है। इनके एयरफोर्स पास 1 एयरफोर्स 1 का रेप्लिका किसने गिफ्ट किया है? कटार ने, ये आप चमचे देख हैं, तो, ये किसी के दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है। तो और ये ठीक है, ये डॉक्टर साहब, सारी। सॉरी सॉरी, 1 जी जी मिनट, 1 मिनट, देन आई विल जी। क्लोज बिकॉज़ मेजर ओके। साहब के पास मेरे से ज़्यादा स्टफ है, एंडी साहब के पास भी। अब सऊदी अरेबिया ने आज 8:45 पे बोला है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने पाकिस्तान को बोला था कि वी हैव ए पैक्ट विद यू, तो आप हमारी हेल्प करो। आज उन्होंने बोला है कि हमें आपकी हेल्प नहीं चाहिए, आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो 3 बार फेल हो चुका है, आपको अपने पास ही रखो। सऊदीया ने दैट्स कह दिया पाकिस्तान सऊदी को। अरेबिया। अच्छा, जी, ये मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए ठीक है, ये कुर्दों का भी एक मसला है, वो भी एक महकूम कौम है, मकबूजा है। बलूचिस्तान वाले भी, खैबर पख्तूनख्वा, पीओजे के, पीओजीबी, ये सारे इलाके जो हैं ये पाकिस्तान की कब्जे में हैं। तो ये जो जंग का माहौल है, इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जंग के नतीजे में रूस में इनकलाब आ गया, वहाँ पे बाल्शविक्स ने एक हुकूमत कायम की, वो फैलते फैलते फिर जो है पूरा सेंट्रल एशिया तक आ गए, और फिर पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि ब्लॉक्स बनने शुरू हो गए बाद में। इसी तरह 19 जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई है, उसके नतीजे में बेशुमार कंट्रीज आज़ाद हुई हैं, जैसे हिंदुस्तान खुद आज़ाद हुआ, देश बने, जैसे पाकिस्तान बना, इजराइल बना, और देश आज़ाद हुए। तो क्या इस ये जो रीजनल जंग है, इससे रीजनल अप्रेस्ड नेशंस वो क्या फायदा उठा सकती हैं इन फॉर देयर ओन बेनिफिट? ये मेरा मेन क्वेश्चन ये है। और उसमें बलूचिस्तान, देखिए अभी खबर ये भी आ रही है कि सीरिया ने अपना बॉर्डर बंद कर दिया है, और ताकि ईरान के रिफ्यूजीज सीरिया में दाखिल ना हो सके। तो अब क्या ये रिफ्यूजीज टर्की में जाएंगे, और क्या टर्की जो है वो के जरिए यूरोप में आएंगे? ये एक और सवाल है जो यूरोप में बड़ा इस वक्त परेशान कर रहा है यूरोपियंस को, कि भाई ये रिफ्यूजी अगर इनफ्लक्स आना शुरू हो गया टर्की में, तो एक तो टर्की पैसे मांगेगा, और पैसे नहीं देंगे तो वो उनको बॉर्डर खोल के इधर भेज देगा हमारी तरफ, थ्रू ग्रीस और वट। तो मेरा मानना मेरा जो सवाल है आज के लाइव में, और दोस्तों से गुजारिश है कि सुपर थैंक्स भी है, आप मेंबर भी बन सकते हैं चैनल के, तो प्लीज उस ऑप्शन को भी
जेर गौर रखें और लाइव को प्लीज शेयर भी करें। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो रीजनल अप्रेस्ड नेशंस हैं वो क्या उठा सकते हैं इससे फायदा? मैं एक चीज पे आपका आर्गुमेंट मैं देने को तैयार हूँ, बाकी मेजर साहब और जी अली जी खान जी जो है, जो आपने रिफ्यूजीज की बात की है, जो वाया टर्की या इधर आने की है, जी। यूरोपियन यूनियन ने अपने बॉर्डर क्लोज कर दिए हैं। वो पूरी की पूरी यूरोपियन यूनियन के जो 27 कंट्रीज हैं, उन्होंने ये कर दिया है कि जो बाहर के बॉर्डर्स हैं, उस पे उनको रोका जाएगा और उनके वहाँ डिटेंशन सेंटर उनके बने हुए हैं, अभी भी बने हुए हैं, अभी और भी बन रहे हैं। वहाँ पर उन चेक किया जाएगा कि आर दे रियली इन दैट इमरजेंसी, कि उनको यहाँ पर अजाइलम मिले। उनको एक तरीके का छोटा-सा टाइम के लिए 3-3 महीने के लिए उनको वीज़ा मिलेगा, वो यहाँ रहेंगे, खाना-पीना होगा। दे आर नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ द कंट्री, ऑफ द स्टेट। कहाँ कहाँ यूरोप में? पूरे यूरोप में, ये ग्रीस है, टर्की, ये अच्छा। ग्रीस है और ये इटली है, फ्रांस है, ये सबका बॉर्डर। एक ही उनका बॉर्डर जो थोड़ा-सा लीक था, वो था वाइस वाइस रशिया से, बेलारूस से, जो पोलैंड के थ्रू आते थे और वो उनका बॉर्डर उन्होंने बड़ी-बड़ी ठीक है। वहाँ पर आर्मर्ड पुलिस खड़ी कर दी है ना? ये मैं ठीक आपको है, बता ये सकता तो हूँ। एक साइड पे एक फुट नोट के तौर पर हमने बात कर ली। तूर साहब, मेरा जो सवाल है वो अपनी जगह कायम है कि इस जंग से ये रीजनल जैसे पीओजे की है, पीओजीबी है, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ये इस जंग को अपने हक में क्या फायदा उठा सकते हैं या उठाना चाहिए? पहली चीज तो सर मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि अमेरिका कौन होता है किसी को किसी का हक दिलवाने वाला? नंबर एक। बहुत अच्छी बात की आपने। सबने सबने अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। ठीक हो। सपोर्ट मिल सकता है, शर्तें रख सकते हैं, पर मैं एक बहुत ही अगली ट्रूथ, बहुत ही एक सच कड़वा बोलना सच। चाहूंगा, कड़वा कड़वा सच। सच, जो ये हमारे सभी अजीज व्यूअर्स देख रहे हैं। ये अफगानिस्तान को फतेह नहीं कर सके। ये एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मुल्क जिसमें आईआरजीसी है को फतेह करने जा रहे हैं। और क्या गारंटी है कि अफगानिस्तान के फाइटर ईरानियों का मदद नहीं करेंगे? अफगानिस्तान ने तो आज एक हाई ऑल्टीट्यूड सर्विलेंस एयरक्राफ्ट ही गिरा दिया हवाई पट्टी के पास, पाकिस्तान का। अब सबसे इंट्रिगिंग बात यह है कि वो गन फायर से नीचे नहीं आया है। मुद्दा है कि वो कैसे नीचे आया है। एंड दिस विल ओपन अप, जैसे इन्होंने स्टिंजर मिसाइल दिए थे ना सर, मुजाहिदीन को। जैमर जैमर जैमर। नहीं, जैमर से फिर ईगल भी आई, लैंडिंग हो सकती है। मैं ये ईगल आई, बोल ईगल रहा आई। हूं तो कि वो फिर इससे मारा होगा आरपीजी से, पहाड़ पे चढ़ के। दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग एट, कि अफगानिस्तान के पास आ चुका है। अच्छा। द पार्टी इज हाँ जी, हाँ ओवर। जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। या द यस, पार्टी इज ओ ओवर। माय गॉड, ब्रेकिंग आई कैन न्यूज, कन्फर्म इट, आई अफगानिस्तान कैन के पास कन्फर्म इट। स्टिंगर मिसाइल जैसे मिसाइल आ चुके हैं। वाह वाह। हाँ जी, हाँ जी। मैन पैड्स जो हैं वो अफगानिस्तान ने एक्टिवेट कर दिए अपना। और अब पाकिस्तानियों का अच्छा जी, ऐसा अच्छा जी होने वाला है कि इन्हें पता नहीं चलेगा कि इनका कहाँ अच्छा जी हो रहा है। सही है। अच्छा जी तो जुमला ही बन गया एक। हाँ, अच्छा जी। तो मैं हैरान था आज। एक छोटी सी वीडियो आई है, बट आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा भाई ये तो इन्हीं के एयरफील्ड के अंदर लैंडिंग करते टाइम ही गिरा दिया गया है। मींस ये बंदूक से तो किसी ने फायर किया नहीं, क्योंकि एयरपोर्ट के आसपास तो सिक्योरिटी पुख्ता होती है, आप जो मर्जी कर लो। दैट मींस दे हैव मैन पैड्स। सो देयर इज अ वेरी बिग रूम ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर बलूचिस्तान आर्मी। मैं तो बलूचिस्तान आर्मी कहता हूँ, लिबरेशन तो मैं हाँ। बोलना ही, हाँ, लिबरेशन। लिबरेशन तो मैंने तूर बोलना साहब ही बंद कर दिया है। जरा हिंदी इट इज उर्दू में बात लिबरेटेड। करें प्लीज, हिंदी उर्दू में बात तो करें। मैं यही बोल रहा हूं कि बलूचिस्तान मेरे लिए आजाद हो चुका है। अब मैं बलूचिस्तान आजाद फौज नहीं बोलता हूं, अब मैं बलूचिस्तान फौज कहता हूं। बलूचिस्तान आर्मी ने को एक बहुत सुनहरा मौका है कि वो तालिबान के साथ सलाह मशवरा करे, हाथ मिलाए
और फिर ऐसा तांडव करवाए ना अफगानिस्तान कि के तालिबान के साथ। यस, कि यस। पाकिस्तानी को पता नहीं चले कि वो अमरीकियों की मदद करें या खुद को बचाएं। क्योंकि देखें, अड़ंगा तो डालेंगे, तालिबान और टीटीपी इनके नाक में दम कर देगा। और मैं बता रहा हूं, ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं ना अमरीकियों के खिलाफ, अमेरिका की हालत खराब हो जाती है जब अफगानिस्तान का नाम बोल दो। पतलूनें गीली हो जाती हैं उनकी, अमरीकियों की, कि सही भैया बात है ये। इनके साथ तो क्या ही लड़ना। 20 साल कुछ नहीं कर सके। हम्म, इराक तो चलो फिर भी आपने काबू कर लिया, अफगानिस्तान के साथ क्या हो गया? हम्म। तो ये एक ब्रेकिंग मैंने, नंद किशोर जी ने कमेंट दिया, थैंक यू नंद किशोर जी। तो मैं ये बता रहा हूं कि आने वाला समय बहुत बौखलाहट लाने वाला है पाकिस्तान में, खासकर अब इनके अटैक हेलीकॉप्टर नीचे आएंगे। आप मेरा बस नोट करते जाओ, बस वो दिन दूर नहीं जब कोई एक आधा अटैक हेलीकॉप्टर या फिर कोई फाइटर सर, जेट नीचे ना ये जो आ जाए। जहाज गिराया है, ये कौन सा जहाज गिराया है इन्होंने, उसकी क्या है स्पेसिफिकेशन? ये सर्विलिजेंस है। ये हाई ऑल्टीट्यूड सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, या HAS से, हाई ऑल्टीट्यूड ऑल्टीट्यूड सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट। और सर। 99% अफगानिस्तान को खबर मिल गई थी चाइना के जरिए। चाइना मदद कर रहा है अफगानिस्तान की, आप इमेजिन करो। एक कंपनी है चाइना की, ब्लोफिश। ब्लोफिश कंपनी ने अपने सारे ये जो अभी ड्रोन देखे आपने, एक मिसाइल नहीं देखी थी आपने, एक लो फ्लाइंग मिसाइल जा रही थी पाकिस्तान टारगेट, नूर खान बेस। वो लो फ्लाइंग जो ड्रोन है, वो चाइना की ब्लोफिश कंपनी ने अफगानिस्तान को दिए हैं, हजारों की तादाद में। तभी तो अफगान कह रहे हैं आपको जितने हवाई हमले करने कर लो, हम देखते हैं अभी थोड़े दिनों में कि तुम हवाई जहाज उड़ा भी पाओगे या नहीं। और एक मैं आपको एक्सपर्ट और बता दूं, जो ताइवान के जो मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, जैसे मेजर साहब हैं, उनका नाम है शू हाइजू हुआंग। उनकी बात आर्टिकल बड़े आते रहते हैं। वो कहते हैं एक काम बहुत अच्छा हुआ है इस अटैक पर, ये शो हो गया है कि चाइना का जो डिफेंस सिस्टम है वो अमेरिका के मुकाबले में या बहुत कमजोर है। तो उससे उन्हें ये जाहिर हो गया है कि हम हमारी जो ताइवान की सिक्योरिटी है वो बिल्कुल बनी हुई है। और जो जॉन कल्वर है, जो फॉर्मर सीआई का एजेंट है, वो चाइना की मिलिट्री के ऊपर उसने अपना आर्टिकल भी लिखा है। वो कहता है कि दिस शोज द हाउ चाइना इज नाउ स्केरी ना। यानी चाइना और यूएस के बीच में कोई फाइट तो नहीं होगी। आई आई होप दैट इज नॉट, बिकॉज में इंडिया भी ड्रैग हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि लेकिन क्वेश्चन इज कि अब जो क्या चाइना जो है वो यूएस की स्ट्राइक को विद स्टैंड करता है या नहीं करता। मुझे उसका हिंदी लफ्ज नहीं आ रहा था। तो ये आज देखो, इस 3-4 दिनों में बहुत सारे थिंक टैंक आ गए हैं जिन्होंने अपना अपना एनालिसिस दिया है। कहाँ तक वो पूरे सही होते हैं नहीं होते हैं ये दूसरी बात है, लेकिन एक चीज का पता लग गया है कि चाइना का मटेरियल जो है वो कामयाब नहीं हो रहा। कुछ दिखाना चाह रहे हैं तूर साहब। तो सब ये वार्निंग आ रही है कि मिसाइलें कितनी सारी अभी इसी वक्त और किन किन इलाकों में छोड़ी गई हैं ईरान के जरिए। अच्छा। ये हाँ, ये सायरन रियल बज रहे हैं, टाइम, ये रियल रियल टाइम। टाइम अभी। अभी अभी जैसे हम गुफ्तगू अभी कर रहे हैं, हाँ। इस दौरान ये पूरा अपडेट आ रहा है कि इन इलाकों में जबरदस्त तादाद में मिसाइलें हाँ। और ड्रोन आ रहे हैं। और सर, ये दूसरा जो रजा रजा है, प्रिंस रजा, ये तो बिल्कुल ही अमेरिका का बूट चाटने वाला बन गया है सर। तो इस पहले उसकी चीज को फैमिली भी तो देखें बूट चाटती थी ना। सर, कोई नया काम देखें तो नहीं कर रहा वो। ये पूरी ये मेरा जिंदगी नहीं वेस्ट ख्याल में कि रहे ये हैं। आएगा, ये नहीं आएगा। सर ये पूरी जिंदगी वेस्ट में रहे हैं। ही ईट्स स्टेक, ही ईट्स बेकन, पोर्क, एवरीथिंग। ही टेक्स वाइन, अल्कोहल। ही गोज टू पब्स एंड डिस्क्स, enjoying that money, है या ना, जो कंटिन्यूसली इंटरेस्ट जो आ रहा है, इंटरेस्ट के पैसे पे जी रहे हैं। तो कोई टेंशन नहीं लाइफ में, सब कुछ तो है। ऐसा बंदा लीड करेगा? चलो अगर आपने बिठा भी दिया, कोई एक्सेप्ट करेगा? और मुझे नहीं एक नहीं, और बात मैंने सबसे पूछनी है। ये जितने भी ईरानी है ना, वेस्टर्न कंट्रीज में बैठे हैं, सारे बात सभी बात कर रहे हैं
कि आजाद कर दो ईरान को, आजाद कर दो। आपको लगता है ये मायामी, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वॉशिंगटन डीसी, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो और टेक्सास, ये सारे शहर छोड़ के ये वापस ईरान जाने वाले हैं? कभी नहीं। तो ये कभी कैसी भी नहीं, बातें और रेटोरिक कर रहे हैं और बोल रहे कि फ्री करो, कभी फ्री भी करो। नहीं। चलो एंडी फ्री कर खान भी साहब दिया वापस हमने। आ गए हैं, होशियार बाश, होशियार बाश, एंडी खान साहब वापस आ गए, जुड़ गए। तो मैं ये कह रहा था एंडी एंडी सर कि जितने भी ईरानियन शोर मचा रहे हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ईरान को आजादी दो, आप मुझे एक का नाम बता दो जो ईरान उतरा है बाई फ्लाइट या बाई शिप और बोला है एक कि मैं ईरान एक भी के नहीं है, खिलाफ जंग लड़ूंगा। एक भी नहीं है। कोई भी नहीं है सर, कोई भी नहीं है। मैं हैरान हूं कि जो 25,000 जो कह रहे थे प्रोटेस्टर्स को मार दिया, तो आप वेट कर रहे थे कि 25,000 को कब तक मारेंगे? आप दिनों की गिनती की वेट कर रहे थे। जब मारना शुरू किया प्रोटेस्टर्स को और आप दावा करते हैं कि ये एग्जाम्पल हमारे दूं आपको एलिड एक, हैं, तो हाँ जी, दें आपको दें जाना था दें। ना बचाने के लिए। अब जब सब मर गए, अब ट्रंप कह रहे रिजीम चेंज ईरान के लोग करेंगे। लोग तो वही बचे हैं जो सर प्रो रिजीम है, एंटी सर रिजीम वाले निकलवा दिए इन्होंने। मैंने आपको बता तो दिया कि ये जंग किस मकसद के लिए हो रही है, मतलब अब इससे आगे और क्या समझाऊंगा आपको। दूसरी चीज, ये जो लोग ईरान पे बैठ के शोर मचा रहे हैं ना, ये मतलब यूरोप में बैठ के और अमेरिका में बैठ के शोर मचा रहे हैं ईरान के लिए कि इन्हें रिजीम चेंज चाहिए, फ्री ईरान चाहिए, या ये रजा शाह को वापस लाना चाहते हैं। इनका हाल बिल्कुल वैसा ही है कि यूरोप में बैठे पीटीआई के वर्कर्स है ना, जो इमरान खान को जेल से बाहर निकालना चाहते हैं, मगर पाकिस्तान में सड़कों पर कोई नहीं आता। ना ये 10,000 बंदा नहीं इकट्ठा कर सकते वहां पे। तो ये सेम रेटरिक है, ये सिर्फ रेटरिक है। इनमें से कोई भी वापस नहीं जाएगा, ना पीटीआई वाले कभी वापस जाएंगे, ना ये आजाद ईरान वाले कभी वापस जाएंगे। और बहुत सारे आजाद बलूचिस्तान वाले भी ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, कभी वापस नहीं जाएंगे, पेरिस में बैठे रहेंगे, वहां से निकलेंगे ही नहीं। बेल्जियम में बैठे हैं बहुत सारे। जी, यूरोप में और बैठे रहेंगे, वहां से निकलेंगे नहीं, और सिर्फ देखो शोर इनका मचाएंगे वहां से बैठ के। वो एंडी खान साहब एक तुक्का इनका और लग गया है। जैसे जंग हुई है, सर देखिए, ईरान ईरान के बहुत आपको सारे लोग ऐसे हैं जिनको जिनको डेपुटेशन के लिस्ट में डाला हुआ था, वो सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। और ये ईरान वो जो जो क्रिमिनल थे यहाँ पर, जिन्होंने किसी लड़की का कत्ल किया, किसी को रेप किया, वो सारे के सारे उन्होंने वापस ले लिए कि हम उसको वापस नहीं भेज सकते, वहां जंग लड़ रही है। उनका तुक्का लग गया है। देखो वो बड़े खुश हैं। वो कहते हैं हाँ, ईरान आजाद करो। अबे तुम्हें आजाद करा के तुम्हें वहां अगर आजाद भी हो गया तुम्हें तो वहीं पे फांसी लगेगी ना। ये सारी बिल्कुल। ड्रामेबाजी है, ये बॉलीवुड फिल्मों का डायलॉग बोलते हैं बैठ बैठ के। तो जहां तक हम बलूचिस्तान की बात कर रहे थे ना, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा जो फ्लॉ है उसको समझने की कोशिश कीजिए। बलूचों ने आज तक कोई ऐसी डिप्लोमेटिक फ्रंट तैयार नहीं की जो इंटरनेशनल ताकतों के साथ बैठ के बात कर सके। दे हैव हाँ, nobody. ये मैं They कहता have हूँ कि nobody. बड़ी To 16 में get सही बात है। somebody else's boots on the ground, you have to have that diplomatic front. You don't have it. So who's going to Exactly. talk on behalf of you? Is social media going to get you independence? I'm sorry, it doesn't. This is a very important issue that Andy Khan has raised कि वो बलोच रिप्रेजेंटेशन किधर है जो किसी आलमी ताकत के साथ बैठ के नेगोशिएट करे बलूचिस्तान की आजादी। देखिए ये जो एंडी साहब ने बोला, मैं इसकी पूरी सहमत करता हूँ। इंग्लैंड में सबसे ज्यादा बलोच बैठे हैं और कनाडा में। तो क्या उन लोगों को उनमें से सर कोई वो जो आदमी नहीं है? सर सॉरी। जो इंग्लैंड में सर बलोच बैठे आपको हैं, अपनी वो तो ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी, आपको फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, और पैसा मींस पावर, एक सेंट्रली पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। एंड वी आर टॉकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स। ये नहीं दवनी इस चवनी इकट्ठी कर ली लोकली, नो। इस चीज को एंड समझें एक कि एक जो मीटिंग के बलोच, लिए। हाँ जी जिन बलोचों की आप बात कर रहे हैं यूरोप के अंदर बैठे हुए हैं, वो तो फरारियां ड्राइव कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान से बाकायदा अपने डिविडेंड्स ले रहे हैं उस गैस के बदले जो वहां से निकल रही है। वो तो एंजॉय कर रहे हैं उस लाइफ को, उस पैसे को। हाँ, ये बात भी आपकी ठीक है। तो बलोचों तो के फिर पास ये सिंसियर तो लीडरशिप ये अगर नहीं है, ये जो खुद लीडरशिप और पैसा ले भाई रही है और लोगों लीडरशिप को को कहती है छोड़े मर जी। जाओ, लड़ जाओ, नहीं हाउ दे गोना लीडरशिप को गेट छोड़े, वो इंडिपेंडेंस? तो ये कहते हैं ना लड़ जाओ मर जाओ, वो तो अपनी लड़ाई खुद उधर लड़ रहे हैं। उनका
इनके सर साथ कोई इतने फंडिंग कितने डिपेंडेंस कर रहे हैं, पैसे कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा, नहीं, वो बोल छोड़ सब दें रहे उनको। हैं। वो मुझे ये मेरा ये मानना है कि बलूचिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान के लोग लड़ रहे हैं, ये उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक कि ये बलूचिस्तान पूरे के ऊपर कब्जा नहीं कर लेते और पाकिस्तानी फौज को शिकस्त नहीं दे देते। फिर जो गवर्नमेंट बनेगी वो निगोशिएट करेगी, क्योंकि इस वक्त बलूचिस्तान की जो क़यादत है वो बिल्कुल तकसीम है, वो एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं उस क़यादत को तो सर एक साइड पे करता हूँ, इंडिपेंडेंस की लड़ाई मैं में आपको, बलूचिस्तान के अवाम की बात करता हूँ। सर यू हैव टू हैव अ डिप्लोमेटिक फ्रंट ऑल्सो। आप सिर्फ हथियार के दम पे ये नहीं कह सकते आजाद हो गए। आपको डिप्लोमेटिक टीम चाहिए, आपको फाइनेंस चाहिए, आपको स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस चाहिए, लॉबियस्ट चाहिए, लाइजन के लिए बंदे चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज होनी चाहिए, आपकी बकायदा एक डिप्लोमेटिक टीम होनी चाहिए जिसके विच कैन अफोर्ड अ चार्टर्ड जेट। और चलो आप प्राइवेट इकोनॉमी क्लास से भी जाओ, पर आप जिनीवा तो जाओ, आप मीटिंग तो करो, रिप्रेजेंटेशन तो दो। पर इधर क्या है ना, डिमांड सबकी सेम है, पर डिसइंटीग्रेटेड मैनर में है कि आज की तारीख में आई कैन नॉट थिंक ऑफ अ सिंगल नेम व्हेन इट कम्स टू बलूच फ्रीडम मूवमेंट। आपको एक एम्बेसडर नियुक्त करना पड़ेगा, स्पोक्स पर्सन नियुक्त करना पड़ेगा कि भाई जो ये बंदे ने बोल दिया ये ग्लोबली फाइनल होना चाहिए। आप जितनी मर्जी आप 10 साल तक लड़ते रहो, हथियार के साथ चलते रहो, करते रहो जो करना है, इट विल बी नेवर एंडिंग। लेकिन एक एक बात है गवर्नमेंट ना, तो उन्होंने बनाई है ना, एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल तो बनी है। नायला कादरी बलोच तो उसकी प्राइम आप मिनिस्टर है, तारिक उनकी बलोच उसके इंटरव्यूज क्यों फॉरेन नहीं डालते मिनिस्टर हो? हैं। जी सर दे नीड टू बी मोर वोकल। आई हैव नॉट सीन एनी ऑफ देयर इंटरव्यू, आई हैव नॉट सीन देम कमिंग रेगुलरली ऑन एनी फोरम। मैंने तो नहीं आज नाम सुना है, शक्ल तो मैं जानता भी नहीं कैसी है। नहीं मेजर साहब, जो जो डेमोस्ट्रेशन यूके में बलोच करते हैं वो फ्री बलोचिस्तान मूवमेंट है, एफबीएम है, और दूसरी वर्ल्ड सर बलोचिस्तान ऑर्गेनाइजेशन शक्ल है। पता होनी चाहिए ना वर्ल्ड उनको दिखा ओवर, मैं जानता ही नहीं कौन है। उनको दिखाते ही नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया में आज तक नहीं है। वो हर तीसरे दिन 10 डाउन स्ट्रीट में चले जाते हैं और डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। इट इज देयर प्रोवोकेटिव एंड इनिशिएटिव कि वो किसको प्रोजेक्ट करें। जब प्रोजेक्शन की बात आती है सारे आके खड़े हो जाते हैं। नहीं, आपको एक बंदा चुनना पड़ेगा। आप ऐसे मतलब ऐसे टीम नहीं चलेगी, ये 10-10 बंदे इकट्ठे कर रहे हो आप एक स्पोक्स पर्सन नियुक्त करो ऑफिशियल, और मिर्जा जी को उनकी जो भी 2-3 दिन बाद स्टेटमेंट आती है वो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट आप रिले करो, ताकि देखो बलूचिस्तान की स्पोक्स पर्सन की ये स्टेटमेंट आई है, हम सारे बलोच ये पक्ष में हैं इस बात को लेके। पर ऐसा कुछ है ही नहीं, देयर नथिंग। वो उसमें है ये प्रॉब्लम, मैंने भी नोट की है। जैसे डॉक्टर मारंग बलोच है या बीवाईसी है या मामा कदीर वगैरह थे, ये लोग पाकिस्तान के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए रिफॉर्म्स चाहते हैं। ये इस्लामाबाद धरना कर लिया या एहतजाज कर लिए, ऐसे आजादी ये नहीं मिलेगी सर, ऐसे नहीं हाँ, मिलेगी। ये अभी तक वो एंडी खान साहब का मुबारक चेहरा जो है वो नजर आ गया है, ईद का चांद। तो सबको मुबारक हो, ये देखें हमारे एंडी खान साहब गाड़ी में बैठे हैं। तो वो मैं हमेशा इस चीज को उठाया है। लेकिन बलोचों का ये कहना है कि जी हम मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ फ्रंट से लड़ाई लड़ रहे हैं, और मारंग बलोच या बीवाईसी एक ह्यूमन राइट्स का फ्रंट है, शर्मचार जो है ये मिलिटेंट फ्रंट है। वो बात ठीक है, लेकिन बीवाईसी या वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस या और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ह्यूमन राइट की बलोचिस्तान बेस्ड, वो बलोच कर्मचारियों के साथ होमोजीनियस नहीं है, हम आहंग नहीं है नैरेटिव के ऊपर। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा मसला बार बार सामने आता है। जी और आखिरी एक खुलासा ये है कि अब ईद 20 तारीख की है सर। अच्छा, ईरानियन चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि 20 तारीख को ईद वाले दिन दे आर गोइंग टू अनरेवल अ न्यू वेपन सिस्टम। मैं नहीं जानता क्या है, मैं सिर्फ डर्टी बॉम्ब्स तक ही सीमित हूं। आई डू नॉट नो फर्दर देन दिस, बट इट इज अ एंडी वेरी खान साहब से पूछते हैं। एंडी वेरी खान वरिंग साहब, स्टेटमेंट। ये क्या है, कौन सा वेपन है ईरान के पास?
एंडी खान। अब मुझे नहीं पता कि उनके पास कौन सा वेपन और रह गया है। ओरिशनक तक तो वो जा चुके हैं। They have already used it last night. I've seen the videos. कौन ओरिशनक सा तक तो क्या वो जा यूज कर चुके चुके हैं हैं? and they have ओरिशनक which can क्या यूज कर और चुके हैं? रशिया ने इनको डिजाइन लिखे थे। रशिया ने जो मिसाइल यूज किया था यूक्रेन के ऊपर ओरिशनक, उस ओरिशनक के डिजाइन ईरान से मौजूद है। मेड देयर ओन वर्जन से चल रहे हैं। कल रात को तक उन्होंने That gets thrown back. समझ नहीं आ रही, आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? हाँ अब ठीक है। अब ठीक है। डॉक्टर साहब मैं कह रहा हूँ कि ओरिशनक तक जो रशिया ने ओरिशनक मिसाइल बनाया था वो तो उसके डिजाइन तो वो ईरान को दे चुके हैं। तो वो ऑलरेडी उसे यूज भी कर चुके हैं। एक दफा पहले भी यूज कर चुके हैं। कल रात भी उन्होंने उसे यूज किया। इट कैरीज अबाउट 25 वॉरहेड्स। इसके अलावा और उनके पास क्या है आई डोंट नो। अच्छा, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ समरतूर साहब, ये जब मिसाइल चलता है, ये कहते हैं इसके ऊपर इतने सारे वॉरहेड थे, ये सारे वॉरहेड एक ही जगह पे जाके ब्लास्ट करते हैं या रास्ते में सवारियां उतारते हुए जाते हैं? सर देखिए, नहीं एक ये होती है टेक्नोलॉजी MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्रेंट व्हीकल। तो ये सर एक्सोस्फियर करके है, सबसे ऊपर वाली लेयर में हमने वीडियोस देखी होंगी ना कि एक वो व्हाइट कलर की लाइट जा रही है और सडनली एक वो हाँ फैलाव हाँ सा हाँ, आता है। ऐसे देखा है। तो दैट इज इट रीचेस ऑर्शनिक, और जो हाइपरसोनिक मिसाइल है जो सेजिल और फिर खोरम शहर है, ये एक ही रॉकेट वाली जो होती है, रॉकेट के आकार की जो मिसाइल है, उसके अंदर 10 और 10 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती हैं, अलग मिसाइल्स होती हैं, वॉरहेड होते हैं। ये वॉरहेड बेसिकली क्या होते हैं, ये एक्चुअल होते हैं कि ये जब दुश्मन के इलाके के ऊपर वो एक्चुअल पूरा वन सिंगल मिसाइल आती है, उसका आउटर कवर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, वो निकल जाता है, और फिर वो जो 10 उसके अंदर मिसाइलें फिट हुई हुई हैं, वो अपने अपने टारगेट की ओर ग्लाइड करके फिर उनके प्रोपेलेंट ऑन होते हैं, और वो इतनी फास्ट हैं कि जो इनके पास इंटरसेप्टर्स हैं वो ओवरवेलम हो जाते हैं कि इंटरसेप्टर्स की बात ना करें। किसको डिटेक्ट करें। उनका अलॉगरिथम कंफ्यूज हो जाता है कि कितने सारी आ रही है, किसको पकड़े। तो वो जब तक एक के पास जाती है तब तक 5-6 काम कर जाती है। अच्छा, इसमें एक और पहलू भी आ रहा है सामने देखने में कि खबर थी कि जो ईरान जो फेंक रहा है मिसाइल वगैरह, इनकी कीमत गालबन $20,000 है, और इनको इंटरसेप्ट करने के लिए जो अमेरिका यूज नहीं करता नहीं है नहीं वो नहीं, शायद 4 बिलियन है। इस तरह सर की कोई मिसाइल खबर का भी थी। खर्चा मिसाइल का ही होता है। ये ड्रोन्स है। वो ये नहीं कि किसी ने सस्ते में बना दी, किसी ने महंगी बना, थोड़ा 19-20 का फर्क होता है। ये नहीं कि वो $10,000 का है तो एक लाख डॉलर की इंटरसेप्टर बना रहा है, ऐसे नहीं है। बट हाँ, इट इज ऑल्सो सर इसके एक्सपेंसिव, अंदर ऐसा लगे। लेट मी गिव यू सम इनपुट। जो पेट्रियट बैटरीज हैं आपकी, इसकी एक एग्जांपल आपको मैं देने जा रहा हूँ। और अमेरिका की कॉस्ट क्या है इसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, बट लेट्स जस्ट टॉक के आउटसाइडर को क्या कॉस्ट पड़ती है इसकी। ये जिस वक्त अंसारुल्लाह के साथ यमन से इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था सऊदी अरब का, तो वो जो मिसाइल बनाते थे, जो होम मेड रॉकेट्स थे उनकी, उसकी कॉस्ट थी एनीवेयर फ्रॉम $500 to $1,000 अंसारुल्लाह की। और उसे इंटरसेप्ट करने के लिए जो पेट्रियट बैटरीज यूज होती थी उसकी कॉस्ट थी $1 मिलियन। जो आपका थर्ड सिस्टम है जो कि बेसिकली 90s का बना हुआ है, इसका एक रॉकेट जो है वो तकरीबन $8 मिलियन का है। माय गॉड। इसका एक लोड जो है वो $8 मिलियन का है। सो इट इज पर मिसाइल। एक्सपेंसिव सिस्टम, पर नो, per battery, which is 4. पर बैटरी या So one load is about $8 million, and it's a costly system. Yeah. तो अगर आप इसको $30,000 के ड्रोन के ऊपर यूज करेंगे तो आप बेसिकली अपना बेड़ा गर्क करेंगे, फाइनेंशियली आप ब्लीड हो जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट फाइनेंशियल ब्लीडिंग। जो फाइनेंशियली ब्लीड कर रहे हैं। और जहां तक इसकी बात है,
अब हम इसके ऊपर डिस्कस कर ही रहे हैं, तो हालत ये हो गई है जीसीसी कंट्रीज की कि इस वक्त पैक 2 रॉकेट्स जो है वो यूज कर रहे हैं, जबकि पैक 3 ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। या और पैक 2 जो है वो मैन्युफैक्चर हुआ था ईयर 2000 के अंदर। उसके तो मेटालिक लेबल्स भी लोगों ने रैकेज में से निकाल निकाल के लगा दिए, अब तो वो सोशल मीडिया के ऊपर आ गया है। तो दे आर रनिंग आउट ऑफ द एयर डिफेंस सिस्टम। GCC is running out of the air defense system, and Israel is not doing very good either. इसका मतलब ये हुआ So things are not कि going in the right direction. इसका मतलब ये हुआ And कि Iran is गाजा में जो इन्होंने जंग लड़ी और जो कुछ किया सारा उसके वहां डाल बाद दिया। भी, हैं जी, इन्होंने सारा गाजा के ऊपर अनलोड किया है। हाँ हाँ हाँ, they actually ईरान not का realizing कि used long about run में भी चाहिए। ईरान थोड़ा और अगर Sir, 20 sustain कर जाए तो ईरान ऊपर आ जाएगा। सर 12 रोजा जंग जो हुई थी ईरान और इसराइल की, उसके अंदर 25% सप्लाईज जो है वो आयरन डोम की यूज हो गई थी। और आपको याद होगा, आपके ही प्रोग्राम में मैंने एक दफा इसके ऊपर डिस्कस किया था कि ये जो पेट्रियट्स हैं, ये 600 रॉकेट्स पर ईयर मैन्युफैक्चर करता है अमेरिका। ये टोटल कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग। If this war stretches beyond 2 weeks, nobody will have air defenses. Nobody will. We are Free looking for at a all very हो bad जाएगा। situation going further. फ्री फॉर ऑल हो जाएगा। दूसरे इसके अंदर एक चीज याद रखिएगा, लेट मी गो बैक टू माय चाइल्डहुड, जिस वक्त ये ईरान इराक वॉर हो रही थी, अगर आपको याद हो। मुझे याद है, मैंने लाइव देखा था सर, रात वाला शॉक। और देयर वाज अ टर्म used at that time in that war which was called the tanker war. Yeah. 168 tankers are actually stuck in Middle East. 168 टैंकर मिडल ईस्ट में फंसे हुए हैं, दे आर फुल ऑफ फ्यूल। एक चिंगारी and the whole Middle East will light up. Yeah. आप समझते This हैं is a एंडी खान very साहब के dangerous मिडिल situation. ईस्ट का आप क्या आप समझते हैं एंडी खान साहब के मिडिल ईस्ट का या वेस्ट एशिया का जो गोल्डन ईरा था वो खत्म हो गया? It's pretty much over. ये जो बहुत सारे लोगों को लगता था कि UAE is a very safe place और हमारे पास पैसा है और हम वहाँ पैसा ट्रांसफर करेंगे, we'll go live a peaceful life. सर एक ये अगले हफ्ते से रोटी नहीं मिलनी मिडल ईस्ट के अंदर, ना सब्जी मिलेगी ना रोटी मिलेगी। अच्छा, इसके अंदर ऑलरेडी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हो रहे हैं। टर्की के ऊपर जो 2 मिसाइल फायर हुए, दे वर फॉल्स फ्लैग। गॉड फॉरबिड whoever is doing these false flags, if they hit one of the desalination plants. सर फॉल्स फ्लैग का मतलब बता दें दर्शकों को। There are third party players in there. ओ माय गॉड, लो जी कम इसी बढ़ का गया जी, और पार्टियां भी विच पै गई हैं। ओए ओए ओए, There are third party players in there which are doing false flag. मतलब वो साइप्रस के ऊपर जो ड्रोन जाके गिरा वो ईरान ने नहीं भेजा था। ईरान ने, ये नहीं पता That's a चल third रहा कि party. किसने फेंका है यार, ये कोई That's a बात third है? party. We have to see it as a third party. टर्की के ऊपर जो 2 मिसाइल फायर हुए, we have to see it as a third party because Iran is totally नहीं denying ये it. क्या, अब ये तक क्या जितने तमाशा अटैक है किए भाई? उन्होंने, नहीं ये जब क्या तक तमाशा जितने है? अटैक उन्होंने किए हैं, दे हैव एक्चुअली एक्सेप्टेड एवरी अटैक कि हाँ जी हमने मिडिल ईस्ट के अंदर जो है ना वो इस अड्डे को निशाना बनाया, इस एम्बेसी को निशाना बनाया। दे आर एक्सेप्टिंग एवरीथिंग, दे आर ओनिंग इट। सो व्हाई दे आर नॉट ओनिंग द अटैक ऑन टर्की? बिकॉज दे डिडंट डू इट। नहीं खान साहब ये क्या तमाशा है? पता नहीं चलता कि कौन है थर्ड पार्टी, कहाँ से मिसाइल आ रहा है? पता चलता है लेकिन बोलते नहीं है। अच्छा, बोलते नहीं है। हाँ, सब कुछ पता है उनको अच्छा, कि मिले हुए ये हैं। कौन सा हर जो एक सीरियल नंबर होता है, किसी भी हाँ, कंपनी ने बनाया उसको पता, उसमें चार्जिंग नंबर होता है, उनको पता नहीं है भी किसका आया है। ये बोलेंगे नहीं। और टर्की को इन्होंने कंटेन क्यों करना है? टर्की जो है ऑन द बैक स्टेप ऑफ यूरोपियन नेटो फोर्सेस नेगोशिएटिंग विद पाकिस्तान टू गेट द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो ये बहुत बड़ा एक जियोपॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, जिसके अंदर इन्होंने बोला है कि एक तीर से 2 निशाने लगा लो, है ना? सऊदी ईरान अरेबिया खरीद ली है, सऊदी अरेबिया ने।
सऊदी अरेबिया ने भी कुछ है, लेकिन अभी डिफाइन नहीं किया उन्होंने इस चीज को नहीं ना। नहीं सर, they have चलें, They have ठीक है। disclosed it. they have मैं procured मैं Pakistan nuclear weapons. हाँ, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ आना चाहूंगा। सबसे पहले पता नहीं किसके लूं, एंडी खान साहब के एंड में लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, आप अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें। थीम हमारी ये थी कि क्या जो इस रीजन की अप्रेस्ड नेशंस हैं वो इस जंग का कोई फायदा उठा के अपनी आज़ादी हासिल कर सकते हैं। ये थीम था, बहुत सारा हमने कवर भी किया है चीजें और भी। तो डॉक्टर साहब प्लीज। जी, मेरा जो आपकी थीम का जो पहला सब्जेक्ट है उसी पे मैं उसको अटेंड करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर ये वॉर थोड़ी लंबी और चलेगी और पाकिस्तान एज ए एडी बन के उसमें एंटर करेगा, तो बलूचिस्तान का फ्यूचर बहुत जल्दी सेटल हो जाएगा। मेरा ये थिंकिंग है, क्योंकि उन्होंने फिर अपना दिखाना रंग ठीक से, उनके पास भी अच्छी वेपनरी है, उनको भी अच्छी गाइडेंस मिली हुई है, दे आर वेरी गुड ट्रेन्ड सोल्जर। तो अगर वो अफगानिस्तान के साथ चलती रहेगी ये जो जो उनकी सिस्टम अभी जो उन्होंने ईगला वगैरह लिए हैं, जिससे वो डायरेक्ट इस्लामाबाद तक फाइट पावर यूज कर सकते हैं, तो बलूचिस्तान का फ्यूचर मुझे लगता जल्दी नजर आएगा। ठीक और है। दूसरा, जो ईरान की ये वॉर चल रही है, ईरान के साथ जो अलाइड ये फोर्सेस हैं, जिसमें ये डिफेंसिव वॉर का नाम लेके फ्रांस और जर्मनी और ये बोल रहे हैं, ब्रिटेन, हाँ ब्रिटेन, इन सब ब्रिटेन, की हाँ हवा जल्दी निकल जाएगी। हाँ इनके हाँ पास हाँ। इकोनॉमिक पावर नहीं है। इन्होंने इन्होंने रशिया यूक्रेन के वार में अपना काफी नुकसान करवा लिया। बेड़ा इकोनॉमी भी गर्क, खराब हुई है, डिफेंस भी इनकी काम नहीं कर रही। तो ये ईरान के पास अगर स्ट्रेटजी होगी तो वो सही बात। इनको वहां से जूते मार के बाहर निकाल सकता है। जी। थैंक यू समरतूर साहब, मुकाओ कम। एज अ मिलिट्री वेटरन मैं एक ही चीज बोलूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी चीज नहीं है। अगर 20 साल तक आप अफगानिस्तान में फतेह नहीं हासिल कर सके तो आप इधर जो मर्जी ले जाओ। 47 ईयर्स से रेडिकलाइज्ड फिदाइन आईआरजीसी दस्ता बैठा है कि आ जाओ, हम तो मरने को तैयार है। दैट इज द माइंडसेट विद विच यू आर गोइंग टू फेस। और मुझे नहीं लगता बलूच अपनी लड़ाई लड़े या अमेरिका की लड़ाई लड़ने मरने जाएगा। प्रायोरिटी क्या है? आप खुद का घर संभाल लो, वही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। अब यहां अपनी लड़ाई छोड़ के आप बोल रहे चलो भाई वो वाले पीछे मुड़ तेज चल, वो कोई तीसरा मुल्क आया है अमेरिका, वो कह रहा है अपनी आजादी की लड़ाई पे पॉज लगाओ, अभी ये मेरे लिए ये लड़ाई लड़ो। सर दीज आर नॉट प्रैक्टिकल थिंग। ये ठीक हो थोड़ा, हाँ, इट लुक्स वेरी एक्सक्यूज मी। इम्प्रैक्टिकल। तो ये जो लड़ाई है ये लंबी चलेगी। मैं बता रहा हूं, ईरानियन जो तो प्रो ईरानियन थे वेस्टर्नाइज्ड, वो तो मरवा दिए ट्रंप ने। जब हमला करना था किया नहीं, बैठे हैं। दूसरा ब्लंडर, उसने पूरी लीडरशिप उड़ा दी। अब दीवार से बातें करोगे, हवा में बातें करोगे, किससे बातें करोगे? ट्रंप माइक पे आके कह रहा है आई रिक्वेस्ट द पीपल ऑफ ईरान टू टेक चार्ज। ओ बचे ही सारे प्रो रिजीम बचे हैं, रेडिकल वाली नहीं, वो पूरी क्राउड बची है। तो आप किसको बोल रहे जो हो नहीं थे टेक वो ओवर? भी हो गए, अच्छा जो नहीं थे वो भी अच्छा, रिजीम हो गए। एंडी खान साहब जो है ना, इनके तज्जिए बड़े जो है ना वो होते हैं दिलचस्प। इन्होंने दो बातें की, वैसे तो बहुत बातें इनकी हैं, लेकिन दो बातें। एक तो इन्होंने टाइम दिया कि जी कोई भी दुनिया की एम्पायर है 250 साल के बाद उसका जवाल शुरू होता है। फिर उन्होंने उसकी निशानियां भी बताई, पॉपुलरिज्म के ऊपर उनका जोर बढ़ जाता है, और और चीज़ें उन्होंने इंडिकेटर्स दिए। एक और बात बड़ी इम्पोर्टेंट जो है वो एंडी खान साहब की जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसका हिस्सा है, क्योंकि ये थियोरिटिशियन भी हैं, फिलोसफर भी हैं। तो इन्होंने जो एक दिया था वो 1 साल हो गया है इस बात को, बल्कि उससे भी पहले इन्होंने कहा था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो गाजा की राख से उठेगा। तो मैं चाहूंगा कि इन दो चीजों को सामने रखते हुए एंडी खान साहब आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें प्लीज। लेकिन डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो जंग शुरू हो गई है, इट इज जी गोइंग जी मोर देन अ मंथ।
है जी? I'm going to be very clear on it. It will last more than a month. अच्छा, इसकी जो 4 वीक कैलकुलेशन है ना, देखिए मुझे याद है डोनाल्ड रमसफेल्ड का वो बयान पे को मेरी नजर से फिर वीडियो गुजरी है। इसके अंदर वो कह रहे थे कि 4 हफ्तों के अंदर 3 हफ्ते के अंदर अफगानिस्तान, और जब ग्राउंड पे उतरे तो फिर वही डोनाल्ड रमसफेल्ड साहब कह रहे थे टेनेशियस फाइटर्स। 10 दिन में विक्ट्री क्लेम की थी, जब ग्राउंड पे उतरे तो फिर 10 साल लग गए। तो सही मेरा बात। नहीं ख्याल कि जेरल्ड फोर्ड के ऊपर जो कुछ हुआ है, जो कुछ जेरल्ड फोर्ड के क्रू ने किया है, अमेरिकन मिलिट्री इस मूड में भी है कि वो बूट्स ऑन द ग्राउंड हो। जी जी। जेरल्ड फोर्ड के ऊपर जो एक सीवरेज क्राइसिस हमारी नजर से अभी गुजरा रिसेंटली, उसके जी। अंदर बाद में ये पता चला कि जो क्रू था वही अपने कपड़े जो है वो सीवरेज लाइंस के अंदर डाल के उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया, हम्म, एंड दे क्रिएटेड अ chaos. So हम्म, I don't think so the military is in the mood. कल भी सेनेट के अंदर हमने एक यूएस मरीन को किस तरह से निकाला गया है उसके अंदर से, वी सीन इट। वो वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर सारे जहान में मौजूद हैं। उसकी बाजू तोड़ दी उन्होंने। उसका हाथ भी टूट गया है। हाथ भी तोड़ तो दिया। yeah, the military is not there. Military is not there. And if they are pushed, they will go, but it will be the same result as Iraq or Afghanistan. It won't be any different. हम्म, It will not be any different. They will just fight for their survival if they are pushed onto the ground. मगर ये जंग ठीक मेरी हो। नजर में महीने से ज्यादा जाएगी। इट विल ओवर स्ट्रेच बिकॉज नोबडी नोज कि ईरान का आर्सेनल कितना बड़ा है, हाउ बिग इज देयर स्टॉक पाइल, किसी को आइडिया नहीं है अभी। मैंने अपने एक्स के अकाउंट पे डाला एंड है, मैसिव। इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि 168 टैंकर्स फंसे हुए हैं इस वक्त और एक चिंगारी लगने की देर है। अगर किसी थर्ड पार्टी एक्टर ने ये काम कर दिया तो पूरा मिडल ईस्ट जल के खाक हो जाएगा, क्योंकि दे आर ऑन द पोर्ट्स। पोर्ट से आग अगर जहाज को लगती है तो पोर्ट से पाइपलाइन वो फिर लोगों के घरों के नीचे से गुजर रही है। इट इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। So hopefully it doesn't go there. Hopefully we have a conclusion by next week. और कुछ लोगों को अकल आ जाए, मगर जिस इंसान को अकल आनी चाहिए उसे नहीं आ रही, वो तो उसे नहीं आ रही। उसे तो पता ही नहीं अकल होती क्या है। And I'm talking about not the other one who's getting blackmailed by the Epstein files. I'm talking about the one who started this. Yeah. Benjamin Netanyahu. BB Right. have to come to common sense. Yeah. तो मेरा ख्याल है कि it's time for Israeli people to rise up against BB Netanyahu, take him out of power, so this war can be stopped and the world can actually move towards peace. There is a strong opposition also against BB in Israel, and I think they will get overhand. But Naftali Bennett is not the वीडियो answer. वायरल हो रही है जिसके अंदर इजरायली पुलिस इज स्प्रेइंग द वाटर। एक इनकी वो पूर्णिम फेस्टिवल चल रहा है, इनका वीक चल रहा है, ठीक हो गया। एंड उसके जबरदस्त। अंदर द लोकल्स रिटेलिएटेड अगेंस्ट द पुलिस। I thank all of my esteemed guests, all of my beautiful people for joining, watching, and contributing in this program. The question still remains that whether or पाकिस्तान का not. हवाई जहाज गिरा कैसे, ये है आज का मुद्दा। वो गिरा कैसे, ये भी एक बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, हम एग्री करते हैं आपकी बात से। ये एक बहुत बड़ा जो है वो सवाल है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि लेआउट जो है, हम इतनी कोशिश करते हैं लेकिन हमसे लेआउट अपनी मर्जी का नहीं यहाँ पे बनाया जाता। इतनी हमारी घटिया हमने टेक्नोलॉजी सीखी हुई है, तो हमें तो टेक्नोलॉजी का पता ही कोई नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो नहीं हो रहा। बहरहाल थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस जी। बहुत गहरी बातें हुई हैं और एंडी खान साहब का खास तौर पर बहुत मशकूर हूँ कि वो आए और उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण जो एनालिसिस है वो हमारे दर्शकों के सामने रखी। व्यूअर्स, जैसे ही कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी वो लेके आपके सामने मैं हाजिर हूँगा। इस वक्त यूरोपियन यूनियन में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है और उसमें गल्फ के भी रिप्रेजेंटेटिव्स को
कहा जा रहा है कि बुलाया गया है। स्पेन ने अमेरिका के ईरान पर हमले को रशियन रूलेट से उसको कहा कंपेयर है, किया। एग्जाम्पल दी, कंपेयर किया है और उन्होंने ये कहा है कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। जिसके ऊपर ट्रम्प साहब ने, वो ज़ाहिर है गुस्से में आके बर्तन तोड़ देते हैं, तो उन्होंने कहा है कि स्पेन के साथ तमाम जो है वो ख़त्म, सब ख़त्म। मैं आखिर में ये कहूँगा कि एक पॉलिसी होती है इनकलाबियों की और उसको कहते हैं रेवोल्यूशनरी डिफीटिज्म। इस पॉलिसी के तहत जो अप्रेस्ड नेशंस होती हैं, वो जब उनके ऊपर, जैसे बलूचिस्तान पाकिस्तान का बेशक हिस्सा है लेकिन वो एक अप्रेस्ड नेशन है, और पाकिस्तान जब अफगानिस्तान के साथ जंग में मुलव्वस है, तो ऐसे में फिर बलोच बजाय पाकिस्तान का साथ देने के वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ साथ देता है, या जैसे कुर्द हैं वो बजाय ईरानी फौज का साथ देने के ईरानी रियासत के खिलाफ बगावत कर देते हैं। यानी वो अपनी ही जो रियासत होती है उसको शिकस्त दिलाने में एक अहम किरदार अदा करते हैं, और इस तरह से जो है वो रियासतें, जो गासिब रियासतें होती हैं, उनको शिकस्त होती है और मजलूम रियासतें आज़ाद होती हैं। क्या ये रेवोल्यूशनरी डिफीटिज्म हम खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पीओजे के, पीओजीबी और दीगर इलाकों में देखेंगे इस जंग के दौरान? ये अभी देखना बाकी है। बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे और मेरे गेस्ट्स को इजाज़त दीजिए।